नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि दक्षिण भारत के जो इतिहास को पढ़ा, जिसमें से चेर, चोल और पांड्य को पढ़ा, जिसमें से अर्ली चोल को भी हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा। तो दोस्तों, आज हम लोग दक्कन के क्षेत्र में वाकातक डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी को पढ़ने जा रहे हैं। वाकाटक वंश ने सिर्फ उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का एक सेतु का काम किया। दोस्तों, यह भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो निमोनिक्स था, हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा, तो शातवाहना डायनेस्टी जो थे, इसके सामंत वाकातक डायनेस्टी था। तो वाकातक को अपने नियुक्त कर रखा था सातवाहनों ने सामंत के रूप में। जब जब सामंत जब स्ट्रांग हो जाते थे, तो इन लोगों ने अपने को क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। जो सामंत के रूप में जो उभरा, वो वाकातक डायनेस्टी था, जो सातवाहनों के समय में सामंत के रूप में कार्य करते थे। और इन इसके जो फाउंडर हुए वो नंदीवर्धन हुए, नंदीवर्धन। और फिर बाद में जो राजधानी जो शिफ्ट कर दिए गया, वो परवरपुर, जो महाराष्ट्र में है। और ये लोग जो थे, ये ब्राह्मण्स डायनेस्टी थे, मतलब ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स को फॉलो करने वाले। और इसके जो फाउंडर हुए, जो वाकातक डायनेस्टी का, वो विंध्य शक्ति हुए। विंध्य शक्ति, वाकातक डायनेस्टी जो है, इसके फाउंडर विंध्य शक्ति। तो वी से वाकाटक और वी से विंध्य। इसके जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुआ, वो प्रवर सेन फर्स्ट हुआ, प्रवर सेन। और इसने टाइटल एज्यूम किया सम्राट का। ये बहुत ही महान शासक हुआ वाकाटक डायनेस्टी का। तो इसने अपना घोड़ा को भी क्या किया, छोड़ दिया। मतलब अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए उत्तर भारत में जो नागा किंग्स थे, नागा किंग्स पर इसने कब्जा कर लिया। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ में क्या किया था, घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वह इलाका उसका हो, उस राज्य का हो जाता जिसका घोड़ा था। उसे कोई रोकने का कोशिश करता था पड़ोसी राज्य, तो फिर उन दोनों के बीच में युद्ध होता था। और वाजपेयी एक शक्ति प्रदर्शन किया जाता था, जिसमें राजा का घोड़ा ही हमेशा क्या कहता है, जीत जाता था। इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट रूलर हुआ, वो रुद्रसेन हुआ। हम लोग जब पढ़े थे, तो वाकाटक डायनेस्टी जब यहाँ पे डेक्कन रीजन में वाकाटक डायनेस्टी था, तो इसके नॉर्थ इंडिया में चंद्रगुप्त टू, गुप्त राजवंश चल रहा था। तो वहाँ का राजा चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू की जो बेटी हुई प्रभावती देवी, बताए थे वहाँ पे। तो प्रभावती देवी का विवाह कर दिया गया वाकाटक राजवंश के जो राजा रुद्रसेन हैं। तो इन दोनों के साथ क्या हुआ, विवाह हो गया। इस प्रकार जो गुप्त वंश था, उसने अपना एक्सपेंशन करने के लिए क्या किया, अपने बेटी का विवाह रुद्रसेन से शादी कर दिया गया। तो इस तरीके से गुप्त जो है और वाकाटक के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। वाकाटक राजवंश के जो राजाएं हुए, इसमें कला और स्थापत्य को इसने संरक्षण दिया, जिसमें अजंता की गुफाएं जो बनाया गया, अजंता केव्स जो है, जिसमें पेंटिंग्स वगैरह जो हमें देखने को मिलता है, तो ये इन्हीं राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया गया। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हुआ, हरिसेन, हरिसेन। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ, वो अजंता केव्स का जो गुफा में जो पेंटिंग्स वगैरह बनाया गया, वो हरिसेन के ही काल में। और राजा हरिसेन के मृत्यु के बाद तुरंत जो वाकाटक वंश का पतन शुरू हो गया। तो इस प्रकार वाकाटक वंश जो है वो डिक्लाइन कर गया। वाकाटक वंश के बाद जो है, इस क्षेत्र पे चालुक्य डायनेस्टी का राइज हुआ। तो दोस्तों, वाकाटक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था, लगभग 250 एडी से लेकर के 500 एडी के बीच का था, लगभग 250 सालों का। लेकिन फिर इसके बाद जब 6th सेंचुरी आता है, तो यहाँ पे चालुक्य राजवंश का स्थापना हो जाता है, 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। और ये जो चालुक्य डायनेस्टी थे, ये लगभग 600 सालों का, कितना हो गया, 600 से 1200, मतलब 600 सालों के बीच में यहाँ पे 3 ब्रांच का उदय होता है चालुक्य का। पहला जो उदय होता है बादामी या वातापी का चालुक्य, फिर दूसरा होता है कल्याणी का चालुक्य, और तीसरा होता है वेंगी का चालुक्य। इसे याद रखने का तरीका BKB,
बी से बादामी, के से कल्याणी और बी से बेंगी। ये तीन जो है चालुक्य डायनेस्टी का क्या है, अलग अलग फेजेस का राइज है चालुक्य का। जो बादामी का चालुक्य या वातापी का चालुक्य जो है, इसके फाउंडर है पुलकेशिन फर्स्ट, और इसने राजधानी बनाया बादामी को, जो कर्नाटक के क्षेत्र में है। इसके जो सबसे जो फेमस जो शासक हुआ बादामी का जो चालुक्य है, वो पुलकेशिन टू। ये सबसे महानतम शासक हुआ पूरे चालुक्य के, और खासकर बादामी चालुक्य के तो ये सबसे महानतम शासक है पुलकेशिन टू। हाँ, इसने क्या किया कि सबसे पहले अपने साम्राज्य को एक्सपेंशन करने के लिए, विस्तार करने के लिए इसने नॉर्थ पे अटैक कर दिया, और साथ ही साथ दक्षिण भारत पे अटैक कर दिया। नॉर्थ पे जब अटैक किया तो वहाँ पे राजा जो था वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन थे, और हर्षवर्धन और पुलकेशिन टू दोनों के बीच में युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे, और हर्षवर्धन यहाँ पे हार जाता है। इसकी जानकारी हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है, जो कर्नाटक में है। एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानकारी मिलती है, और एहोल इंस्क्रिप्शन जो लिखवाया गया वो रवि कृति के द्वारा, जो पुलकेशिन टू के जो कोर्ट पोएट है, जो राज दरबार के जो कवि हैं, रवि कृति। तो रवि कृति के द्वारा ये लिखा गया एहोल इंस्क्रिप्शन में। इसमें बताया गया कि किस प्रकार हर्षवर्धन और पुलकेशिन टू के बीच में युद्ध होता है, और पुलकेशिन टू जीत जाता है, और हर्षवर्धन यहाँ पे क्या हो जाता है, हार जाता है। इस तरीके से उत्तर भारत में इसने क्या किया, कमजोर कर दिया शासक हर्षवर्धन को। और फिर इसके बाद इसने नॉर्थ के साथ साथ इसने साउथ में भी अटैक कर दिया। ये रहा चालुक्य डायनेस्टी। तो पूरे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का डायनेस्टी, और यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी है। ये रहा हर्ष का डायनेस्टी, ये पुलकेशिन टू का, ये पल्लव डायनेस्टी। अब पल्लव डायनेस्टी, ये पल्लव डायनेस्टी है, जबकि हम लोग एक विदेशी आक्रमण पढ़े थे, पहलव डायनेस्टी, ISPK में था। तो पी से पहलव और पार्थियन, वो पहलव था, विदेशी आक्रमण था, और ये पल्लव है, ये अलग है, पल्लव डायनेस्टी। तब पल्लव डायनेस्टी के जो यहाँ का जो राजा महेंद्र वर्मन है, तो इसने जो पुलकेशिन टू है, इसने दक्षिण भारत में भी क्या पल्लव डायनेस्टी के राजा महेंद्र वर्मन पर क्या किया, आक्रमण कर दिया, और इस दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब पुलकेशिन टू जो है वो फिर से जीत जाता है, और टाइटल एज्यूम करता है पुलकेशिन टू काची कोंड का, क्योंकि पल्लव की जो राजधानी होता है वो काची होता है। तो पल्लव के जो राजधानी है वो कहाँ है, पे काची में है। तो पुलकेशिन टू जो है नॉर्थ में हर्षवर्धन को हराता है, जबकि साउथ में जो है पल्लव शासक जो महेंद्र वर्मन है उसे भी हराता है, और काची पे अटैक करके कब्जा कर लेता है, और टाइटल एज्यूम करता है काची कोंड का, मतलब काची का विजेता, कनकरेरर ऑफ द काची। तो इस प्रकार हम देखें कि चालुक्य के जो सबसे महान जो शासक हुआ पुलकेशिन टू, उत्तर भारत के भी महान शासक को हराया, और फिर साथ ही साथ पल्लव के शासक महेंद्र वर्मन को भी हराया। लेकिन फिर इसने क्या हुआ कि इसने इसके बाद का जो रूलर हुआ, महेंद्र वर्मन के बाद जो पल्लव डायनेस्टी का जो रूलर हुआ वो नरसिंह वर्मन हुआ। नरसिंह वर्मन नाम ही बहुत खतरनाक है, नरसिंह वर्मन। नर का मतलब हो गया मानव या मनुष्य, और सिंह मतलब शेर, मतलब पुरुष के रूप में क्या है, शेर के रूप में पुरुष है। तो नरसिंह वर्मन क्या किया, ये इसके जो पिताजी थे महेंद्र वर्मन, उसकी मृत्यु कर दिया कौन, पुलकेशिन टू ने। तो नरसिंह वर्मन फिर से इसने क्या किया कि पुलकेशिन टू पर अटैक कर दिया, और पुलकेशिन टू पर अटैक कर दिया, और साथ ही साथ अटैक किया और इसकी मृत्यु कर दिया पुलकेशिन टू का। और इसने उसकी जो राजधानी वातापी था, जो पुलकेशिन टू ने जो अपनी राजधानी वातापी या बादामी को जो बना रखा था, तो इसने वातापी पर क्या किया, कब्जा कर लिया नरसिंह वर्मन ने। और फिर उसने जो टाइटल एज्यूम किया वातापी कोंड का। तो नेक्स्ट जो नरसिंह वर्मन जो टाइटल एज्यूम किया वो वातापी कोंड का, क्योंकि वातापी को क्या किया, कब्जा कर लिया इस क्षेत्र को। वातापी कोंड, कोंड का मतलब होता है विजेता। तो वातापी का विजेता कौन, नरसिंह वर्मन, और उसने काची जीता था पुलकेशिन टू ने, तो इसलिए काची कोंड का टाइटल एज्यूम किया था। दोस्तों जब नरसिंह वर्मन जब पुलकेशिन टू को हरा देता है, तो इसके बाद चालुक्य के जो शासक होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और जब चालुक्य के शासक कमज़ोर हो जाते तो चालुक्य ने अपने सामंत को नियुक्त कर रखा था राष्ट्रकूट को,
तो चालुक्य अपने फ्यूडेटरीज किसे नियुक्त कर रखा था? राष्ट्रकूटों को। और राष्ट्रकूट जब जब चालुक्य जब कमज़ोर हो जाते हैं तो चालुक्य के जो उस समय जो राजा होता है वो कीर्तिवर्मन टू, जो एक अयोग्य शासक होता है, कमज़ोर शासक है, और उसने जो सामंत नियुक्त कर रखा वो राष्ट्रकूटों को। तो राष्ट्रकूट जो है यहाँ पे दंती दुर्ग बताए थे, जब राष्ट्रकूट पढ़ रहे थे तो राष्ट्रकूट के जो फाउंडर था वो दंती दुर्ग था। तो दंती दुर्ग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और चालुक्य वाले इलाके पर राष्ट्रकूटों का क्या होता है? शासन शुरुआत हो जाता है। चालुक्य जो जो इस्टेब्लिश किया, लगभग 150 सालों तक शासन किया और अपने सामंत नियुक्त कर रखा राष्ट्रकूट को, जिसमें दंती दुर्ग जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया जब चालुक्य कमज़ोर हो जाते हैं कीर्तिवर्मन टू के समय में। और इस तरीके से 150 सालों तक राष्ट्रकूट फिर यहाँ पे शासन करते हैं। तो लगभग 750 से लेकर के 900 एडी के आसपास यहाँ पर राष्ट्रकूटों का क्या हो जाता है? शासन हो जाता है चालुक्य पे। लेकिन जो राष्ट्रकूट रहते हैं इसने भी अपने सामंत के रूप में चालुक्य को बनाए रखता है। तो ये लोग वेट एंड वॉच करते रहता है कि कब राष्ट्रकूट कमज़ोर हो और फिर अपने आप को क्या करे? स्वतंत्र घोषित कर दे। तो राष्ट्रकूट के जो सबसे अंतिम शासक जो कार्क टू है वो कमज़ोर शासक रहता है। तो चालुक्य को एक अच्छा मौका मिल जाता है कि चालुक्य का एक शासक रहता है तैलप टू। तो तैलप टू जो है इसने कार्क टू की हत्या कर देता है और फिर से क्या हो जाता है? चालुक्य जो राष्ट्रकूट वंश जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो फिर से री इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है चालुक्य वंश का। और इसने राजधानी जो है चालुक्य का अब वातापी ना करके, क्योंकि वातापी पर कब्जा कर लिया था कौन? नरसिंह वर्मन, और हराया था। तो एक सांकेतिक हार का यहाँ पे दिख रहा था, तो इसलिए इसने राजधानी चेंज कर दिया और बना दिया कल्याणी को। ये भी कहाँ पे? कर्नाटक में। तो अब जो है यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य के वंश की स्थापना हो जाता है। और स्थापना करने वाला कौन? तैलप टू ने। लगभग 750 से लेके 900 एडी के तक में राष्ट्रकूटों ने शासन किया और फिर जब राष्ट्रकूट कमज़ोर हो गए तो फिर तैलप टू ने राष्ट्रकूट के कार्क टू के जो राष्ट्रकूट के अंतिम शासक हो उसे हत्या करके कल्याणी के चालुक्य को क्या किया? इसने स्थापना किया। फाउंडर कौन है? तैलप टू, लगभग 973 एडी के आसपास में। और राजधानी किसको बनाया? तो कल्याणी को बनाया। लेकिन इसमें जो सबसे महानतम शासक हुआ वो विक्रमादित्य 6 हुआ, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर। चालुक्य में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, एक पुलकेशिन टू और दूसरा विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 जो है ये चालुक्य के कल्याणी के शासक है। इसके राज दरबार में 2 कवि रहते थे, एक बिल्हन जो कश्मीरी पोएट है और दूसरा जो है विज्ञानेश्वर। ये 2 पोएट हैं, बिल्हन और विज्ञानेश्वर। बिल्हन और कलहन ये दोनों आपस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दोनों इतिहास, कश्मीर के इतिहास पे क्या है? संदर्भ डालते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो बिल्हन जो है ये लगभग 11वीं सेंचुरी का पोएट है, जबकि कलहन जो है 12वीं सेंचुरी एडी का पोएट है। बिल्हन जो है इसने एक सबसे फेमस पुस्तक लिखा, विक्रमांक देव चरित्र। इसमें जो विक्रमादित्य 6 है उसने किस प्रकार एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और किस प्रकार इसने जो जीवन है ऑटोबायोग्राफी उस पर ये डिपिक्ट करता है ये पुस्तक। तब विक्रमादित्य पे क्या है? जीवन के बारे में या फिर उसके जो उपलक्ष्य है, उपलब्धियां हैं, उसमें ये इस किताब में लिखा हुआ है। ऐसे लिखने वाला कौन? बिल्हन। फिर इसका नेक्स्ट जो है विज्ञानेश्वर, ये भारत के सबसे बड़े ज्यूरिस्ट है, न्यायविद है, और इसने एक पुस्तक लिखा मिताक्षरा। ये इंडियन ज्यूरिस्ट है और हिंदू उत्तराधिकारी कानून पर यह आधारित पुस्तक है। मतलब किस प्रकार पुत्र जो है अपने पिता का संपत्ति का अधिकार हो सकता है बाय बर्थ या फिर बाय डेथ, मृत्यु के बाद या मृत्यु से पहले। तो इस पुस्तक में बताया गया है। तो विक्रमादित्य में 2 कोट पोएट, एक बिल्हन दूसरा विज्ञानेश्वर। बिल्हन का पुस्तक विक्रमांक देवचरित और विज्ञानेश्वर का पुस्तक मिताक्षरा। और नेक्स्ट जो थर्ड फेज आता है वो बेंगी आता है। इसने ईस्टर्न चालुक्य जो है, ये जो चालुक्य का जो क्षेत्र है कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, फिर इसने ईस्टर्न की तरफ क्या किया? ईस्टर्न चालुक्य को इसने राजधानी बनाया, जो राजधानी जो बेंगी है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। बाकी वैसा बेंगी का कोई खास काम नहीं हुआ। तो दोस्तों देखा किस प्रकार पुलकेशिन टू और विक्रमादित्य 6 ये 2 राजा जो है सबसे फेमस है चालुक्य डायनेस्टी के। पुलकेशिन टू ये नॉर्थ में अटैक करके हर्षवर्धन को हराया और साउथ में अटैक करके पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराया। और फिर
महेंद्र वर्मन को आया, जबकि नरसिंह वर्मन से उसने क्या किया, पुलकेशिन II हार गया। और किस प्रकार पल्लव डायनेस्टी जो है चालुक्य डायनेस्टी को कमज़ोर कर देता है, और फिर पल्लव डायनेस्टी को इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों चालुक्य डायनेस्टी में जो है इसमें फेमस क्या हुआ, टेम्पल आर्किटेक्चर जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें 3 शैलियाँ था। पहला शैली जो था नागर शैली, फिर द्रविडियन, और तीसरा था वेसर शैली। तो ये डेक्कन के क्षेत्र में जो वेसर शैली का विकास हुआ, तो वेसर शैली में जो सबसे फेमस है लाड खान टेम्पल, बताए थे उस समय लड खान टेम्पल कहाँ, ऐहोल में। ये भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित है, और ये पंचायतन शैली में बनाया गया है। पंचायतन शैली बताए थे कि प्रमुख देवता को सेंट्रल पोजीशन में रखा जाता है, मेन श्राइन्स को, और जबकि फिर इसके चारों कोने पे सब्सिडियरी श्राइन्स को रखा जाता है। तो 4 कोना और बीच में सेंट्रल पोजीशन पे मेन डीटी। तो इस तरीके से 5 हो गया, जिसे पंचायतन स्टाइल कहते हैं। तो ये लाड खान टेम्पल कहाँ, कर्नाटक में। फिर कर्नाटक के क्षेत्र में ही एक ऐहोल टेम्पल है, जो ये भी किस स्टाइल में बनाया गया, तो बेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब द्रविड़ शैली और नागर शैली के बीच का मिला जुला स्वरूप है, मतलब ब्लेंड है दोनों का। फीचर्स क्या है, मिलता जुलता है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कर्नाटक के क्षेत्र में एक और मंदिर है, पटादकल टेम्पल है। ये भी वेसर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। ये सभी मंदिर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस काल में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो बेसर शैली का जो विकास हुआ, नागर शैली और द्रविडियन शैली का किया है, मिला जुला स्वरूप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किस प्रकार दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का ये सेतु का काम किया, जो भारतीय इतिहास में क्या है, विशिष्ट स्थान रखता है। सो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।